हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं रेनू, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। तो हिस्ट्री में हम गुलाम वंश के बारे में स्टार्ट कर चुके थे, जो 1206 से क्या होता है हमारा स्टार्ट हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम थोड़ी सी बातें पहले कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और इल्तुतमिश के बारे में, जो इसका क्या रहेगा, अगले वाला शासक रहेगा। तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री में हम क्या, पिछले मैं थोड़ा सा आपको क्या करा देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। अरबी और तुर्की आक्रमणकारी हमारे देश में आए, और सबसे पहले अरबी आक्रमणकारी आए थे, फिर बाद में हमारे देश के अंदर तुर्की आक्रमणकारी गोरी के नाम से, मोहम्मद गोरी के नाम से क्या करते हैं, जिनको हम जानते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि गोरी के कोई भी औलाद नहीं थी, और साथ में वो अपने दास लेकर आया करता था। तो उन दासों को ही यहाँ की जागीरें क्या कर देता है, वो सौंप देता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। तो उसके बाद जितने भी गुलाम होंगे, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे देश के अंदर शासन करने का काम करेंगे। तो वहीं से हम गुलाम वंश की क्या करेंगे, स्थापना को देखने का काम करेंगे। इसमें जो भी हमारा ये दिल्ली वाला एरिया है, लाहौर वाला एरिया है, ये सारा का सारा ये क्या करेगा, अपने गुलामों को बांटने का काम करेगा। और इसमें हम 11 गुलाम मुख्य रूप से, सॉरी क्या है ये, 4 गुलाम मुख्य रूप से क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं। कितने? 4 गुलाम। गुलाम तो इसके और भी ज्यादा थे, लेकिन 4 गुलामों के बारे में हम इसके ज्यादा अधिकतर पढ़ने को हमें देखने को मिलता है। तो 1206 से और 1210 तक, मतलब 4 साल तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। तो कैसा हमारा ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने हमारे देश के अंदर, देखो, वास्तविक तो माना जाएगा जो अगला संस्थापक होगा इल्तुतमिश, लेकिन अभी हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहला जो तुर्की संस्थापक था, देखो आक्रमणकारी जो तुर्क था हमारा, वो गोरी माना जाएगा, लेकिन संस्थापक हमारा कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन? संस्थापक। तो तुर्की अगर आपका आ जाता है कि तुर्की जितने भी तुर्की की साइड से हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुए हैं, तो वो भारत में तुर्की राज्य की जो संस्थापक है वो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऐसे दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक भी हमारा ऐबक ही माना जाएगा। अब सिंहासन पर बैठने से उसने सुल्तान की उपाधि क्या की थी, धारण ना करके केवल मलिक तथा सिपह सलार की उपाधियों को से ही अपने शासन को चलाने का काम किया था। मतलब क्या है इस लाइन का कहने का, कि वो क्या था, एक तरह से वो गोरी का गुलाम था, तो वो अपने आप को गुलाम के रूप में ही क्या है, वो स्वीकार करता था। तो वो मलिक, एक तरह से उसने अपने आप को मलिक या सिपह सलार की उपाधि ही दे रखी थी, उसने कोई सुल्तान अपने आप को घोषित नहीं किया था। तो सुल्तान घोषित करना अपने देश में, जैसे हम राजा महाराजा पहले देखते थे, महाराजा धीराज वगैरह की क्या देखते थे, हम उपाधियां देखते थे कि हमारे यहाँ के राजा अपने आप को इम्पोर्टेंट देने के लिए, इम्पोर्टेंस बनाने के लिए क्या कर देते थे, सुल्तान मतलब क्या है, महाराजा धीराज, और ये बहुत सारी क्या कर देते हैं, अपने आप को उपाधियां दे देते थे। ऐसे ही जो ये हम क्या देख रहे हैं, अब तुर्की आक्रमणकारी देख रहे हैं, दूसरे मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो भी हमारे देश के अंदर व्यक्ति आए हैं, अब ये क्या करेंगे, ये सुल्तान अपने आप को क्या करेंगे, ये सुल्तान नाम से घोषित करेंगे। सुल्तान का मतलब है, मतलब एक तरह से बड़े राज्य पर शासन करने वाला एक राजा के रूप में हम क्या देखेंगे, सुल्तान को देखेंगे। तो सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, इसने अपने आप को मलिक या सिपह सलार की उपाधियों से सम्मानित करने का काम किया था। ऐसी ऐबक ने न अपने नाम का कुतवा पढ़वाया था, मतलब अलग अलग से इसने कोई कुतवा नहीं पढ़वाया था। ये क्या करते थे, ये अपने नाम के कुछ चीजें पढ़वाने का काम करते थे। और अपने सिक्के, कहा जाता है शासन में जिस व्यक्ति के सिक्के चलते हैं उसका ही राज सबसे ज्यादा माना जाता है। तो जो सिक्के हमारे पहले से चले हुए थे, तो वही सिक्के एज इट इज क्या चलेंगे, इसके नाम अब चलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी इसके शासन में जो 4 साल तक क्या करा है, इसने शासन किया है, तो अपने नाम के इसने सिक्के भी नहीं चलवाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने इसे सुल्तान स्वीकार कर लिया था। मतलब ये गयासुद्दीन भी क्या आएगा, हमारी आगे हिस्ट्री में आएगा। ऐसी 1208 में वह दास्ता से क्या हो गया था, मुक्त हो गया था। ये कहा जाता है बाद में इसको क्या कर दिया गया था, बोला गया था कि अब तू गुलाम है, तो अब गुलाम की दास्ता से क्या है, मुक्त है। लेकिन अपने आप को इसने दास्ता से मुक्त नहीं किया था। ठीक है, तो 1206 से 1210 तक लाहौर में ऐबक ने की राजधानी थी। लाहौर से क्या करता था, ये शासन करता था, क्योंकि ये थोड़ा सा धर्मांत
प्रवृत्ति का था। ये स्टार्टिंग में जब ये गुलाम था, छोटे बच्चे के रूप में, गुलाम के रूप में गौरी ने जब इसको बाजार से खरीदा था, तो उसके बाद इसको काजी के पास छोड़ दिया गया था। तो काजी क्या करते थे, जितने भी इनके धर्म से रिलेटेड काम होते हैं तो वो सारी चीजें काजी करते हैं इनके धर्म के अंदर। तो ऐसे ही ये क्या करते थे, फिर काजी से इन्होंने क्या अपनी मुंह जबानी इन्होंने बहुत सारी धार्मिक चीजें मतलब पढ़ते थे ये। तो यही हमारी क्या थी, ये ऐबक की काफी ज्यादा क्या थी, ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये मुंह जबानी बहुत अच्छे अच्छे गीत अपनी भाषा में गाया करते थे। ऐसे मिर्जाउद्दीन सिराज और कुतुब ने ऐबक को एक वीर तथा उदार हृदय सुल्तान माना जाता है। मतलब माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने जैसे बताया आपको, काफी उदार व्यक्ति था, काफी ज्यादा धर्मांत था। तो लाखों का क्या करता था, ये दान भी दिया करता था, काफी ज्यादा उदार। मतलब कोई गरीब वगैरह है कि किसी की दिक्कत को देखकर ये परेशान हो जाता था। ठीक है, तो लाखों का दान देने के लिए इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। क्या बोला जाता था इसको, लाख बख्श भी बोला जाता है। ये काफी बार पेपर में पूछा गया है। अपनी असीम उदारता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। ऐसी हसन मिर्जा निजामी और फख्र ए मुदीम ऐबक के क्या थे, ये दरबारी थे। क्या थे ये, इनके मतलब इनके साथ और भी क्या आए थे, जो व्यक्ति आए थे। ऐसे सूफी संत बताए जाते हैं जिनकी हमारी इन्होंने क्या बनवाई थी, यहाँ पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी इन्हीं के नाम से दिल्ली के अंदर। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की इन्होंने क्या करवाई थी, नींव रखने का काम किया था। और नींव तो देखो इन्होंने रख दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा था जल्दी ही मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और कुछ समय के बाद देखा जाता है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1210 में। फिर इसके जो ये कुतुब मीनार बन रही थी, तो इसको पूरा कराने का काम क्या करेगा, ये जो आगे राजा आएगा, मतलब जो आगे सुल्तान आएगा इल्तुतमिश नाम का, वो क्या करेगा, इसकी बिल्डिंग बनवाने का काम करेगा। तो पहली बिल्डिंग तो किसने बनवाई थी, हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। लेकिन उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी मंजिल को बनवाने का काम इल्तुतमिश ने ही किया था। कौन, इल्तुतमिश। वैसे कहा जाता है कि इसके कुतुब मीनार जो ये जो क्या था हमारा, जो ये इल्तुतमिश है, ये काफी ज्यादा मतलब शातिर नाम शातिर देखा जाता है। मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, किसको देखकर, हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हुए। ठीक है, कैसे कैसे मैं आपको ये चीजें आगे बताऊंगी। तो कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन होता है, उसका अनुभवहीन, मतलब क्या है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं था, अयोग्य पुत्र आराम शाह, जिसका नाम ही क्या है, आराम है, वो का क्या काम करेगा। तो यही क्या थी, फिर जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया था, किसको, आराम शाह को। और इसको जल्दी ही इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, गद्दी से हटाने का काम किया था। इल्तुतमिश ने इसे अबदस्त कर सिंहासन पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और ऐबक के साम्राज्य विस्तार से अधिक राज्य को संदन पर ध्यान दिया देने का इसने क्या किया था, काम किया था। मतलब उसको मजबूत बनाने का इसने क्या किया, काम किया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये ऐबक था। क्या था ये, ऐबक था। ऐबक के बाद मतलब उसका बेटा बैठा, लेकिन वो योग्य नहीं था। तो गद्दी को संभालने के लिए योग्यता की क्या होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उसको इल्तुतमिश ने क्या है, हटाकर फिर अपने राजपाट को वहां पर स्वीकार एक तरह से स्थापित करने का क्या किया, काम किया। बात आ जाती है अब इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक क्या करेगा, ये काम यहाँ पर करेगा, 1210 से और 1236 तक। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद तथा उत्तराधिकारी इल्तुतमिश थे, अलबारी तुर्क था। मतलब इलबारी तुर्क था। तो ये भी क्या था, तुर्की देश से ही था। ऐसी इल्तुतमिश ही दिल्ली का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। तो इसी वजह से जो वास्तविक संस्थापक होगा, कौन होगा, वो इल्तुतमिश हमारा क्या होगा, ये इल्तुतमिश होगा। अब ऐबक की मृत्यु के पश्चात वह बदायूं का सूबेदार तथा गवर्नर था। मतलब जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई थी, तो उस समय क्या था, ये ऐबक के राज्य में जो भी बदायूं वाला यूपी वाला इलाका है, उसका सूबेदार बनाया गया था इसको। फिर बाद में इसकी योग्यता के अकॉर्डिंग इसने क्या किया था, राजपाट करने का काम किया था। मोहम्मद गौरी ने 1206 में खोखरों के विरुद्ध विद्रोह के समय ही इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। मतलब ये काफी ज्यादा मतलब क्या था, ये एक तरह से बलवान माना जाता है, इंटेलिजेंट पर्सन था। तो इसी वजह से माना जाता है कि इसको दास्ता से क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया था। कब,
जब गौरी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, क्योंकि गौरी की मृत्यु हुई थी जब खोखरों के साथ इसको क्या हुआ था, इसका युद्ध हुआ था खोखरों के साथ, उसमें ही गौरी की मृत्यु मानी जाती है। तो उसी समय इसको इल्तुतमिश की योग्यता के अनुसार ही इसको क्या कर दिया था, दास्ता से मुक्त करने का गौरी ने काम किया था। और इसी का फायदा इसने क्या उठाया फिर बाद में उठाया, और इसी वजह से इसने मतलब एक तरह से इसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नवाजने का काम किया था। ऐसी 1221 में चंगेज खां, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये चंगेज खां। आगे हिस्ट्री में क्या है, बहुत बड़ा क्या रहेगा इनका रोल रहेगा, क्योंकि आगे जाके जो 1526 में हमारे ऊपर आक्रमण होगा बाबर का, तो उसमें ही क्या रहेंगे ये उनके ही, इसके ही वंशज क्या है हमारे देश के अंदर दोबारा से आएंगे। जो बाबर पढ़ते हो आप, और जहांगीर, हुमायूं वगैरह सारी चीजें पढ़ते हो, तो चंगेज खां से ही क्या रहेंगे, वो रिलेटेड रहेंगे। तो 1221 में काफी ही बर्बर जाति का क्या है, वो चंगेज खां को माना जाता था। ठीक है, तो 1221 में हमारे यहाँ क्या आया था, ये आया था, और ये किसको मारने के लिए आया था, ये जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे आया था। ये मंगबरनी कौन है, अब देखो ये जो एक मैंने गुलाम बताया आपको, गोरी हो गया, ये गोरी का जो गुलाम है, एक गुलाम में से क्या है, ये मंगबरनी भी गुलाम है। ऐसी इल्तुतमिश भी गुलाम था, ऐसी ही ऐबक भी एक गुलाम था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये तीसरा गुलाम माना जाता है किसका, गोरी का। तो ये इसको जो एरिया दे रखा था, तो इसको एरिया दे रखा था सिंध वाला इलाका, इसको गोरी ने दे रखा था। लेकिन ये क्या सोचता था कि जो भी ये और इलाका है इसके ऊपर क्या करूं, मैं कब्जा करूं। लेकिन फिर क्या हो जाता है, ये चंगेज खां क्या आएगा, जो अंतिम शाह है, क्या है ये अंतिम शाह है, जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछा करता हुआ आया था। और ये मंगबरनी है, ये ऐबक इल्तुतमिश के शासनकाल में ही इससे हेल्प आने के मांगने के लिए दिल्ली में आएगा, और ये इल्तुतमिश इसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो चंगेज खां इस चीज को देखते हुए क्या करेगा, यहाँ पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर चंगेज खां यहाँ पर आक्रमण कर देता तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हो जाती, मान और जान की हानि हमें देखने को मिलती। ठीक है, तो ये बात आपको क्या होगी समझ में आ गई होगी। ठीक है, पीछा करता हुआ आया था और सिंध तक पहुंच गया था, मतलब सिंध वाले इलाके तक पहुंच गया था। दिल्ली सल्तनत पर संकट आ गया था। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश के से क्या मांगी थी, शरण मांगी थी, मतलब ये इसकी हेल्प मांग रहा था, ये कि मेरे को बचा ले, मेरे पीछे कौन आ रहा है, चंगेज खां आ रहा है, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया था। मतलब ये इल्तुतमिश है, ये जानता था चंगेज खां की बर्बरता को, इसलिए इस व्यक्ति को पहचानता था कि ये कितना ज्यादा खूंखार क्या है, ये व्यक्ति है, ये मेरे नए उदय हुए साम्राज्य को भी क्या कर लेगा, नष्ट करने का काम करेगा। तो इसने क्या कर दिया, इसके अपने दोस्त, जो दोस्ती मान लो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की सभी का, मतलब एक तरह से उसकी जो भी उसने हेल्प मांगी थी उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसे क्या कर दिया था, तुर्की साम्राज्य को इसने बचा लिया था। ऐसी 1229 में बगदाद का खलीफा से मान्यता प्राप्त इसने क्या कर लिया था। देखो ये बात क्या है, देखो ये चीज एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। ये होते हैं हमारे खलीफा। बगदाद के अंदर एक मतलब इन्होंने क्या बना रखी है, एक पोस्ट बना रखी है खलीफा की। उस पोस्ट के ऊपर, चेयर के ऊपर जो भी पर्सन बैठेगा वो क्या हो जाएगा, इनके पूरा मुस्लिम धर्म के क्या हो जाएंगे, वो खलीफा हो जाएंगे। अब ये अपने आप को क्या सुल्तान घोषित भी करेंगे ना, किसी भी एरिया में दूसरे एरिया के ऊपर क्या करेंगे, ये आक्रमण करेंगे। तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एक तरह से वहां से क्या मांगेंगे, अपने खलीफा से ये इजाजत मांगते हैं। क्या मांगते हैं, वहां से परमिशन मांगते हैं। तो यही बात 1229 में इन्होंने बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। मतलब खलीफा से इन्होंने क्या ले ली थी, एक तरह से परमिशन ले ली थी किस चीज की, सुल्तान बनने की। किस चीज की परमिशन ली इन्होंने, सुल्तान बनने की परमिशन ली। और फिर अपने आप को इसने स्वतंत्र सुल्तान क्या कर दिया, घोषित कर दिया था। ठीक है, तो क्या है, ये दिल्ली सल्तनत का औपचारिक मान्यता क्या हो गई थी, ये प्राप्त इनको हो गई थी। जैसे आज के समय में हम अपने इंडिया की गवर्नमेंट से हम क्या लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, तो एक तरह से इन्होंने अपने खलीफा की मोहर लगवा ली थी। बात आ जाती है 1233 और 35 के बीच, 34 और 35 के बीच में। तुर्की ने भिलासा में एक प्राचीन हिंदू मंदिर तथा उज्जैन में महाकाल
के मंदिर को लूटा और नष्ट करने का काम किया था। मतलब ये क्या करते थे, ये हमारे मंदिरों को लूट कर अपने बहुत सारी क्या करते थे, अपनी मस्जिदों में भी परिवर्तन करने का काम करते थे। तो उज्जैन के अंदर जो भी महाकाल हमारा क्या है, ये भस्म की जहाँ पर हमारे देश के अंदर आरती होती है, तो उस मंदिर को भी इन्होंने क्या किया था, लूटने का काम किया था। ऐसे इल्तुतमिश के समय अवध में पूर्ति का क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। ऐसे विद्रोही सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों, मतलब ये क्या करता था, जितने भी बड़े बड़े जो भी इसके अमीर सरदार होते थे, उनकी टुकड़ी बना के रहता था। देखो सेना तो क्या है, जब के समय में भी चाहिए होती थी, लेकिन स्थायी सेना नहीं रखते थे। ये चीज थी इनके अंदर, स्थायी सेना। आगे जाके एक व्यक्ति आएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्थायी सेना उसने रखने का काम किया था। और ये क्या करते थे, ये जहांगीरें बांट देते थे। जहांगीर क्या होती है, जमीन के टुकड़े। जब के समय में बहुत ज्यादा जमीन के टुकड़े पड़े रहते थे, जमीन ज्यादा खाली होती थी, तो वो क्या कर देते थे, वो जमीनें दे देते थे। ऐसे इसने क्या बनाए थे, अमीर सरदारों की एक टुकड़ी बनाई इसने। क्या, किस लिए बनाई, अपने विचार विमर्श करने के लिए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसको चालीसा बोला गया। क्या बोला गया, तुर्कान ए चहलगामी, क्या है उसका नाम। इन्होंने 40 लोग बनाए। जैसे आज की जो कैबिनेट होती है हमारी, आज की जो हमारे जो मोदी जी क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो पूरी कैबिनेट से क्या करेंगे, वो विचार विमर्श करेंगे। तो वही हमारा क्या है, ये एक तरह से इन्होंने क्या किया, विचार विमर्श के लिए 40 लोगों का एक दल बनाया, जिसको चालीसा बोला गया। और तुर्कान ए चहलगामी भी क्या है, इसको बोला जाता है। 40 अमीरों का क्या था, ये एक समूह था। और किस लिए था, ये राजा को सलाह देने के लिए ही क्या रहेंगे, ये बुद्धिमान लोग काफी ज्यादा क्या है, ये माने जाते थे, जो वफादार गुलाम थे। ऐसी 1230-31 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, बंगाल वाले इलाके पर भी। ऐसी सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया था। मतलब मैं क्या हूं, मैं खलीफा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं जो खलीफा बोल रहा है, मैं उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो उन्हीं का क्या किया था, उन्होंने नाम लिखवा कर सिक्के चलाने का काम किया। जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। जो भी ये देखो क्वेश्चन आप बन गया, ये जो भी हमारे अभी इंडिया के अंदर हमारी क्या है, ये 4 तरह की टकसाल लगी हुई है। तो हर एक सिक्के के ऊपर देखो, किसी के ऊपर स्टार बना मिलेगा, और किसी के ऊपर क्या मिलेगा, डॉट मिलेगा। तो किसी के ऊपर हमारे क्या है, एक डॉट मिलता है, किसी के ऊपर स्टार मिलता है, किसी के ऊपर हमारा क्रॉस मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हमारी, और किसी के ऊपर हमारी एक कुछ भी नहीं मिलता। तो ये हमारी क्या है, ये 4 टकसालें हैं। तो ये टकसाल लगाने का जो ये परंपरा शुरू हुई थी, ये हमारे इसी के टाइम में सिक्कों की लिखवाने का जो नाम हुआ था, मतलब टकसालों की जो पहचान हुई थी, ये इसी के टाइम में मानी जाती है। ऐसी ग्वालियर के विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को के नाम के भी सिक्के अंकित करवाने का काम किया था। अब ये क्या है, देखो जो इसकी पुत्री है रजिया, काफी ज्यादा क्या होती है, ये बुद्धिमान होती है। इसका एक बेटा तो क्या हो जाएगा, इसके एक बेटे की तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में इसके जो और बेटे होते हैं, वो बिल्कुल भी शासन के एक तरह से लायक नहीं थे। तो ये अपनी बेटी को ही क्या बनाएगा, राजा रानी बनाने का, यहाँ का राजा घोषित, सुल्तान और घोषित करने का काम करेगा। ऐसी उसने मिनहजाद हिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया तथा लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इससे पहले कौन था, देखो जो भी ऐबक था, उसने लाहौर को राजधानी बना रखा था, लेकिन इसने क्या किया है, इसने दिल्ली के ऊपर शासन किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। उसने मुद्रा प्रणाली की क्या की थी, इसने शुरुआत की थी। मतलब इसने जो ये एक तरह से पैसे छापने का क्या किया था, इसने काम किया था। यह पहला तुर्की शासक है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। क्या था ये, अरबी सिक्के चलाने का इन्होंने काम किया था। ठीक है, ऐसी सल्तनत के युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के इनके माने जाते हैं। चांदी का टका, काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि चांदी का टका किसने एक तरह से किसके शासन काल में चलाया गया था। तो चांदी का टका और तांबे का जो भी सिक्का होता था, इनका क्या नाम होता था, उसका चितल नाम होता था। उसी ने इसने क्या किए थे, इल्तुतमिश ने ही शुरू किए थे। इसमें इक्का की शासन व्यवस्था, इक्का क्या है, एक तरह से टैक्स बेस मान सकते हो आप। इक्का की शासन व्यवस्था था। सुल्तान की सेना का क्या किया था, इसने निर्माण करने का काम किया था। मतलब सेना भी रखी इसने,
इसने टैक्स भी लगाया अपने यहाँ पर, चांदी के भी सिक्के चलाए और इसने मतलब क्या है तांबे के भी सिक्के चलाने का काम किया था। काफी ज्यादा मतलब क्या है ये बुद्धिमान माना जाता है। ऐसे इल्तुतमिश ने इक्का संस्थान का प्रयोग भारतीय समाज को समाजवादी व्यवस्था को समाप्त कर तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों के केंद्र के साथ जोड़ने के एक साधन के रूप में क्या किया था, ये काम किया था। मतलब क्या है ये सेंटर के अकॉर्डिंग क्या करता था, ये मेन देश तक मतलब क्या है एक तरह से मेन चीजों तक जोड़ने का अपने आप को क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये इल्तुतमिश था। ये चीजें इतनी नहीं है। तो इल्तुतमिश के शासन मुख्य रूप से विदेशी मुसलमान थे, उन्होंने सुल्तान के पद को पदानुसार बनाया था इल्तुतमिश ने। मतलब अपनी फिर अपने श्रेष्ठ पुत्र का चयन साम्राज्य की प्रथा को तोड़ दिया से अपनी पुत्री, मतलब इसका जो पहला पुत्र था ना वो ज्यादा ही उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं था। उसके बाद इसकी जो बेटी होती है वो ज्यादा इंटेलिजेंट थी, तो अपनी पुत्री को ही इसने क्या बनाया था, रजिया, रजिया को ही यहाँ का सुल्तान घोषित किया था। ऐसे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्किश अमीरों ने अपने पुत्र रुकुनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या करेगी रजिया, 4 साल के लिए रजिया आएगी और 4 साल के लिए रजिया क्या करेगी, शासन करेगी, जिसको हम क्या करेंगे अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, ये आज की क्लास थी। तो क्लास आपको कैसी लगी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप पढ़ लेना किसके अनुसार कौन सी चीजें हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ के क्या है कुछ राइटर है जिनके नाम के अकॉर्डिंग ये चीजें दे रखी हैं, वैसे आप इनको पढ़ लेना। तो हमारा क्या है ये आज रजिया सुल्तान के बारे में तो हम क्या कल पढ़ेंगे, लेकिन आज हम क्या पढ़, आज की क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में काफी अच्छे से जाना। तो क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।